नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देख रहे हैं हरियाणा विशेष। ई टेंडरिंग समेत 16 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंचों और मुख्यमंत्री की पहली दौर की बैठक के बाद अब सरकार और सरपंचों के बीच सहमति नहीं बनी है। सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री से दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें कई मुद्दे पर सहमति बनी, लेकिन सरपंचों की मुख्य मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में सरपंचों का प्रदर्शन जारी है। सरपंच एसोसिएशन ने अब 17 मार्च को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। सरपंच एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने कहा कि ई टेंडरिंग उनका प्रमुख मुद्दा है और इस मुद्दे पर सरकार की सहमति नहीं बन रही है। बता दें कि गुरुवार को देर रात सरपंचों और मुख्यमंत्री के बीच 2 दौर की वार्ता हुई थी, जिसमें सरपंचों और मुख्यमंत्री के बीच मांगों को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन अब दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। हमारी कल शाम को भी मीटिंग हुई थी, आज भी वार्ता चली। हमारी किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है। हमारा जो गांव देहात बचाओ आंदोलन है वो हमारा एज जारी रहेगा। और आपके माध्यम से मैं मेरे साथियों को, सभी सरपंच साथियों को एक बात कहना चाहता हूं कि अपना जो कल करनाल का सीएम हाउस का घेराव था 11 मार्च का, वो हम यहाँ रहे, हमारी तैयारी नहीं हुई, उसको हम स्थगित करते हैं और अपने आंदोलन को जारी रखते हुए हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। उस दिन विधानसभा सत्र भी है। अपने अपने गांव देहात बचाओ आंदोलन में सभी सरपंच साथियों से निवेदन है कि कोई साथी प्रस्ताव ना दो, अपने अपने गांव बचाने के लिए अपनी 17 तारीख की तैयारियों में जुटो और अपने अपने गांव बचाने का काम करें। तो चंडीगढ़ से ये खबर आपको बता रहे, सरपंचों की 16 सूत्रीय मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। लगातार आपको बता दें कि अब कहा गया है कि विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री के साथ सरपंचों की कई दौर की वार्ता जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो बुलाएगी तो हम वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से हमारी जो मुख्य मांग है उसे नहीं माना जा रहा है। सरपंच एसोसिएशन ने विधानसभा घेराव की चेतावनी भी दी है। तो हमारा गांव और देहात, यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुख्य जो भूमिका है और साथ ही जो मुख्य उनकी मांग है वो सरकार नहीं मान रही है, जिसको लेकर जो सरपंच एसोसिएशन है वो अभी भी नाराज है। कह रहा है कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन फिर भी सहमति दोनों के बीच में नहीं बन पा रही। सरकार कोशिश कर रही है कि कोई बीच का रास्ता निकल पाए, लेकिन फिलहाल इस तरह की बात सामने नहीं आ रही। 17 मार्च को विधानसभा के घेराव करने की बात सरपंच कह रहे हैं। आपको बता दें 16 सूत्रीय मांगों को लेकर कई दिनों से इसी तरह का धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी है। सरकार कई बार बातचीत के लिए सामने आ चुकी है, कई वार्ता की बातचीत हुई है, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक किसी बात पर सहमति नहीं बनी है। कल उम्मीद जताई जा रही थी कि कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा, लेकिन अब सरपंच कह रहे हैं कि जो सरकार है वो उनकी मुख्य मांग को नहीं मान पा रही है। वहीं सरकार और सरपंचों के बीच अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो ई टेंडरिंग सहित 16 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार जो सरपंच है और एसोसिएशन है वो लगातार कई तरीके की मांग कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा ई टेंडरिंग हमारा मुख्य मुद्दा है, जिसको लेकर जो सरकार है वो ज्यादा अड़ी हुई है। सरकार कई बार कह चुकी है कि ई टेंडरिंग आपके हक में है, लेकिन सरपंचों को ई टेंडरिंग का ये पूरा सिस्टम समझ में नहीं आ रहा और वो साथ ही कह रहे हैं कि इससे हमारा नुकसान होगा। वहीं सरकार इस पर अड़ी हुई है और कह रही है कि आप ई टेंडरिंग अपना कर देखिए, अगर फिर कोई दिक्कत होगी तो हम उसमें बदलाव जरूर करेंगे। फिलहाल ई टेंडरिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस बात को कहा गया था, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने सरपंच एसोसिएशन के साथ बैठक की। कई अधिकारी यहां पर मौजूद थे, लेकिन फिलहाल किसी तरह का बीच का रास्ता अभी तक नहीं निकल पाया है। थोड़ा तारा भाई हमारी कल शाम को भी मीटिंग हुई थी, आज भी वार्ता चली। हमारी किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है। हमारा जो गांव देहात बचाओ आंदोलन है वो हमारा एज जारी रहेगा। और आपके माध्यम से मैं मेरे साथियों को, सभी सरपंच साथियों को एक बात कहना चाहता हूं कि अपना जो कल करनाल का सीएम हाउस का घेराव था 11 मार्च का, वो हम यहाँ रहे, हमारी तैयारी नहीं हुई, उसको हम स्थगित करते हैं और अपने आंदोलन को जारी रखते हुए हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। उस दिन विधानसभा सत्र भी है। अपने अपने गांव देहात बचाओ आंदोलन में सभी सरपंच साथियों से निवेदन है कि कोई साथी प्रस्ताव ना दो, अपने अपने गांव बचाने के लिए अपनी 17 तारीख की तैयारियों में जुटो
और अपने अपने गांव बचाने का काम करें। सीएम साहब से मुलाकात का समय नहीं मिला आज वो कह रहे थे बातचीत, लेकिन हमारी सहमति नहीं बनी, तो हम उस बात पे हमारी कोई बात नहीं। शाम का भी समय रखा गया था, शाम का समय रखा गया था बैठक के लिए, तो क्या अभी हम लोगों की कोई सहमति नहीं बनी उन बातों पर। पर्सनल बातचीत नहीं चाहते हम। हमारे जो मुद्दे थे ना उन पे हमारी सहमति नहीं बनी पूर्ण रूप से, इसीलिए 16 मुद्दों पे नहीं बनी। नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी बातों, लेकिन जो मेन हमारे राइट टू रिकॉल है, ई टेंडरिंग वगैरह, उन पे हमारी कोई सहमति नहीं बनी। मेन मुद्दे हमारे राइट टू रिकॉल, ई टेंडरिंग प्रणाली है, उन पे हमारी कोई सहमति नहीं बनी है। 2 लाख मोबाइल पीछे कितनी सहमति हुई है? वो हमारी कोई, देखो जिस बात का निष्कर्ष नहीं निकला उसका क्या बताएं। नहीं, सरकार ने 5 लाख तक बढ़ाने की आपने दिया कि नहीं दिया? 5 लाख का क्या ऑफर था? उस पर हमारी कोई सहमति नहीं। सरकार ने 5 लाख रुपए के लिए बोला था, बट उसके लिए सारे साथियों ने, सारे एसोसिएशन के जो स्टेट बॉडी है उसने फैसला लिया था कि बिल्कुल इससे 5 लाख से गांव का विकास नहीं होगा। आज मुख्यमंत्री ने समय दिया था मिलने का, आज मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के द्वारा हमसे वार्ता करने का प्रयास किया, हमने उनसे वार्ता की। उसके बाद में यह फैसला लिया गया कि आप हमें लिख कर दो कि इस पे सहमत हो, हम मुख्यमंत्री से मीटिंग अरेंज कराते हैं। उस पर सहमति ना बन करके ये फैसला लिया गया है। आने वाली 17 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। करनाल में महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को सम्मानित किया। वहीं फरीदाबाद में महिलाओं दिवस पर आपको बता दें कि थानों में तैनात पुलिसकर्मियों ने स्कूटी रैली निकाली। ये रैली सेक्टर 21A से शुरू होकर महिला थाना NIT पर जाकर समाप्त हुई है। वहीं नूंह जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। डीएसपी ममता खरत की अध्यक्षता में जिला 2 महिला पुलिस कर्मचारियों और शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत राज्य के महिला महाविद्यालय सालाहिड़ी की छात्राओं ने बाइक और स्कूटी रैली निकाली। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिला दिवस का आयोजन हुआ। करनाल से, फरीदाबाद से और नूंह की ये तस्वीरें जहां अलग अलग तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। आपको बता दें, करनाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की है। साथ ही पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढाणा भी यहां शामिल हुए। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है। विशिष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री ने सुषमा स्वराज पुरस्कार से नवाजा है और 5 लाख रुपए की राशि दी है। बता दें कि फरीदाबाद में मुख्यमंत्री ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की थी, जिसके बाद पहली बार इस पुरस्कार से करनाल में कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला दिवस को महिला सम्मान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में 50% महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार है। सरकार ने तो जो काम करना था किया, लेकिन सामाजिक संस्थाओं ने, हमारी खाप पंचायतों ने, हमारे एनजीओ ने, हमारे शिक्षा विभाग ने, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, महिला बाल विकास विभाग तो डट करके लगा ही लगा, हेल्थ डिपार्टमेंट तो डट के लगा ही लगा, पुलिस ने भी जो इस प्रकार की कन्या भ्रूण हत्या के दोष होते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 2014 में जब ये अभियान चलाया था, ये महिला का जो जेंडर रेशो, यानी एक प्रकार से जो जेंडर रेशो जन्म दर का जो अनुपात, लिंगानुपात, ये था 871। 1000 लड़के थे तो 871 ही लड़कियां थे। आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब ये 2023 में ये बढ़कर के 923 हो गया। मित्रों, 923 बहनों भाइयों, जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे बढ़ गई हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खेल हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे राजनीति हो, चाहे ज्ञान विज्ञान हो, किसी क्षेत्र में महिलाएं आज पीछे नहीं है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अवसर मिलना चाहिए और अवसर अब महिलाओं को मिलने लगा है। हरियाणा में भी इस विकास में महिलाओं की भागीदारी ये बहुत है और उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर जो छाप छोड़ी है, बहुत के क्षेत्रों के अंदर
महिलाएं जो हैं अव्वल आई हैं, प्रथम आई हैं। न केवल हरियाणा में प्रथम आई हैं, देश में भी और कुछ स्थानों पर तो दुनिया में भी अव्वल आई हैं। और उन अव्वल महिलाओं का वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ नाम लेके बताना चाहूंगा। तो हमारे यहाँ पहली महिला उपराज्यपाल यानी गवर्नर हरियाणा की बहन चंद्रावती बनी। हरियाणा में हमने जहां तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, अभी पंचायतों में, हमारी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडीज में 50% का प्रतिनिधित्व पक्का कर दिया कि महिलाएं 50% जरूर चुनाव लड़ेंगी, और जब लड़ेंगी तो जीत करके महिलाएं आएंगी। वो एक आए दूसरी आए, महिला की जगह महिला नहीं आना है। ये किसी भी प्रदेश में नहीं है कि 50% को सुनिश्चित कर दिया कि महिलाएं आएंगी ही आएंगी। तो एक बहुत बड़ा हमने इस प्रकार का ये बदल किया है। मैं आज इस अवसर पर महिलाओं के प्रति और उनका ये जो सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, इसके प्रति महिलाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। बहुत ऐसे महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं महिलाओं के विरुद्ध, उन अपराधों को रोकने के लिए भी हमने जो काम किए हैं आपको सबको पता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ये महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। हमने दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा शक्ति वाहिनी, दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स ये सब बनाए हैं। महिला थाने खोले हैं, जो कभी 2014 में 2 थाने होते थे, अब प्रदेश में 29 थाने हैं महिला थाने। महिला एसएचओ होती है, महिलाएं वहां जिसका कोई सुनवाई करनी है महिला करती है, इन्वेस्टिगेशन भी महिला करती है, ताकि महिला किसी जनरल थाने में अपनी बात नहीं कह सकती तो महिला थाने में जाकर के खुल के कहिए, कभी ना डरिए। आप वहां जाइए, खुल के कहिए, मत डरिए। महिलाओं की सुरक्षा, और अब तो उन्हें महिलाओं की पुलिस में संख्या जो कभी 6% थी 2014 में, अब वो 10% हो गई है, और आने वाले समय में उसको 15% महिलाओं की संख्या ये पुलिस में करेंगे। भारतीय संस्कृति में कोई भी त्योहार, पर्व या धार्मिक महिला के बिना संभव नहीं है। आज महिला सशक्तिकरण आमजन की चर्चा का केंद्र बिंदु है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कहते हुए मुझे गर्व होता है कि मैं उस सरकार का हिस्सा हूं जहां महिलाओं को अनुकूल माहौल देने के लिए अधिक से अधिक कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान, सम्मान और स्वास्थ्य हमारी सरकार की प्राथमिकता है। देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी नारी सशक्तिकरण के संकल्प पर मजबूती से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की गंभीरता से जन जन को वाकिफ करवाया है। माननीय मनोहर लाल जी के ओजस्वी नेतृत्व में हरियाणा की महिलाओं ने विकास की नई इबारत लिखी है। आज हमारे प्रदेश, खासकर गांव की महिला के पास न केवल अधिकार और सम्मान है, बल्कि आज प्रदेश महिला सशक्तिकरण के लिए सुनहरे अध्ययन का साक्षी भी है। आज मैं गर्व से यह बात कह सकता हूं कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें आजीविका गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह एक ऐसा प्रेरणादायक दिवस है जब हम सब अपनी माताओं, बहनों और बेटियों के योगदान को समझते हुए उनकी समाज में सक्षमता, समानता और पहचान के महत्व को और अधिक बढ़ाते हैं। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा चलाए जा रहे सारे कार्यक्रम इसी दिशा की तरफ अग्रसर है। 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से जुटी हुई है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत लोगों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतक के गढ़ी सांपला किलोई में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों से संवाद किया। इस दौरान हुड्डा ने कहा है कि वो 75 साल के हो गए हैं और ये उनकी आखिरी आर पार की लड़ाई है। साथ ही कहा कि लोगों को भरपूर समर्थन मिल रहा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो आज मैं गया हूँ, ये दूसरा गांव है। जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद, सहयोग मिल रहा है, उसके आधार पे मैं कह सकता हूं हरियाणा के लोग मन बना चुके हैं, कांग्रेस की सरकार आएगी।
क्योंकि मेरा पीछे जैसे कोरोना आ गया था, 2 दफा तो कोरोना हुआ मेरे को, तो मैं अपने लोगों से मिलने आया हूँ सबसे पहले ठीक होके, और मिलता रहता हूँ। आज क्योंकि अब संघर्ष के संबंध में आ गया तो इनकी इजाजत लेने आया हूँ, भाई तुम यहाँ पीछे संभालो, आगे मैं संभालो। ये चुनाव है, 1 साल रह गया, अब तक लोगों की मेहरबानी से मैं तंदुरुस्त हूँ और ठीक हूँ, लड़ाई की क्षमता है। मैं अपने लोगों के और अपने हितों की लड़ाई लड़ूंगा जब तक। देखिए ऐसा है, ये सरकार ऐसी है, कुरुक्षेत्र गया तो वहाँ किसान का आलू पिटा, ईब सरसम पिटन लाग रही है। मध्य प्रदेश में जाओ तो वहाँ टमाटर पिट गया किसान का, महाराष्ट्र में जाओ तो वहाँ प्याज पिट गया किसान का, और भाई चंडीगढ़ जाओ तो यहाँ सरपंच पिटे, पंच पिटे हैं, और भाई ये अपना सरकारी जो मांग रहे थे ओपीएस स्कीम मांग रहे थे, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो पिटे। तो अब अगली बारी किसकी है? अगली बारी चुनाव में ये पिटेगी। झज्जर पहुंचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विधायक रघुवीर कादियान ने कर्ज को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कादियान ने कहा कि इस सरकार में सिर्फ कर्ज बढ़ा, जबकि कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया है। 34 और 14, 48 साल में तो 70,000 करोड़, और 8 साल में जो है वो 3 लाख करोड़ 3.19 लाख 3.20 के करीब, तो आपका 5 गुना बढ़ जाएगा, करीब 5 गुना। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया हमारे टाइम पर। तो यूनिवर्सिटियाँ बनी, वही थर्मल पावर लगे, एम्स बनी, इंस्टीट्यूशन बड़ी खड़ी हुई है जी, बड़े बड़े IIM बने, और अब तो कोई प्रोजेक्ट आया नहीं, फिर ये कर्ज किस लिए बात का बढ़ा दिया। खबरों में आगे बढ़ रहे, फतेहाबाद में कुमारी शैलजा ने पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कहा कि 2024 में कांग्रेस की सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन नीति को लागू किया जाएगा। साथ ही कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सरपंचों की समस्या हल भी की जाएगी। हमने OPS अपने जहां कांग्रेस की सरकार उन राज्यों में लागू किया, और हम कहते हैं कि हम अपने राज्य में OPS लागू करेंगे। हरियाणा में अब जो भी है, लेकिन आने वाले समय में हम OPS लागू करेंगे। मैंने ये कहा है कि जो भी होगा, जो भी होना चाहिए वो बातचीत से होना चाहिए, ना कि इस तरह से थोपा जाए कि आप सरपंचों को, नए इलेक्टेड सरपंचों को तो ये करार दे दें कि ये तो सारे भ्रष्ट हैं, बनने से पहले भ्रष्ट कर दिए। तो संतुष्टि होनी चाहिए, एक लेवल होना चाहिए कि जिस लेवल तक वो विकास कर सके, और उसके अलावा ये टेंडरिंग हो जाए। कहीं ना कोई मीटिंग ग्राउंड तो होना चाहिए ना। पॉलिसी अपनी तरफ है, और पॉलिसी की बात ये है कि आपको उनको भी संतुष्ट करना पड़ेगा, विकास उन्होंने भी करना है, और ये मत समझिए कि वो तो सारे बेईमान हैं और हम सारे केवल ईमानदार हैं। कांग्रेस के संगठन विस्तार पर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जल्द ही कांग्रेस के संगठन का विस्तार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी को ये लगता है कि कुमारी शैलजा के कारण हरियाणा में संगठन नहीं बन पाया तो वो ये भी स्वीकार करेंगी। सबको देखना चाहिए कि क्या कारण है कि हमने जो कांग्रेस के हमारे वर्कर हैं, नेता हैं, किसी ना किसी तरह से उनको लेट डाउन किया गया, फील हुआ, और हम उनको सही जगह नहीं दे पाए। तो ये तो हम सबको ही देखना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई अपने जिम्मेवारी से पीछे हट के ये कहें कि सिर्फ शैलजा जवाब दे, तो शैलजा ने तो अपनी कमी मान ली थी, मैंने तो मानी है। मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, मैं तो पीछे नहीं हट रही अपनी जिम्मेवारी से। कहीं ना कहीं मेरी भी कमी रही होगी जो नहीं बना। तो अगर ये लगता है कि केवल शैलजा के कारण इतने सालों से कांग्रेस कमजोर हुई है, तो ये तो अब सब
कैथल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलआईसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगाए। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अडानी समूह में एलआईसी और एसबीआई जैसे सरकारी संस्थानों के बेहद जोखिम भरे लेन देन और निवेश ने भारत के निवेशकों पर बुरा प्रभाव डाला। वहीं बराड़ा ने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की तरफ धरना प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन की अगुवाई मुलाना के विधायक वरुण चौधरी ने की। केंद्र सरकार पर जनविरोधी नीति का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक वरुण चौधरी ने बताया कि सरकार की क्रोनी कैपिटलिज्म की नीति के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहतक पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगर ने कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर तंज कसा। कहा कि कांग्रेस के चलते हरियाणा में भाईचारा खराब हुआ, जातिवाद भी कांग्रेस ने फैलाया। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने के दावे पर शायराना अंदाज में रामचंद्र जांगड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ख्याली पुलाव बना रही। बता दें कि वही सरपंचों की ई टेंडरिंग पर प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा ई टेंडरिंग में सरपंचों का हित है, इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी। देखिए, बात यह है, सरकार ने 25 लाख रुपए तक के काम ब्लॉक लेवल के ऊपर मंजूरी करने की अनुमति दे दी है। 50 लाख तक के काम एक्शन लेवल पर ही मंजूर हो जाएंगे। 1 करोड़ तक के काम सीधे डीसी लेवल पर ही मंजूर हो जाएंगे। उनकी कोई फाइल ऊपर चंडीगढ़ नहीं जाएगी। और ये सरपंचों के हित में है। अगर कोई सरपंच पोर्टल के माध्यम से ई टेंडरिंग के माध्यम से काम करवाता है, ना कल कोई उसकी आरटीआई लगाएगा, ना उसके खिलाफ कोई दरखास्त देगा, क्योंकि सारा का सारा ट्रांसपेरेंट है, पोर्टल के ऊपर है। लेकिन जहां पर एक ही गली एक ही साल में 7 बार बन जाती थी और पेमेंट होती रहती थी, उस सिस्टम के ऊपर रोक लगी है। और दुनिया में सबसे कठिन अगर कोई काम है वो व्यवस्था परिवर्तन का है। तो व्यवस्था जहाँ परिवर्तन होती है कुछ लोग मचलते हैं। अब अगर कोई ये सरपंच कहे कि भाई मैं तो 10 लाख की दारू पी रहा हूँ चुनाव में, वो हमारे बस की बात नहीं। हाथ से हाथ तोड़वाए किसने थे? हरियाणा प्रदेश में जातीय जहर घोला किसने था? हरियाणा को आग की भेंट किसने करवाया था? अगर कोई आदमी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली तो उसके क्या मायने हैं? तो इनको जो है ना छदम जो ये दिखाते हैं भाईचारे की, इनको छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस की असलियत पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में उजागर हो चुकी है। जब इनके अध्यक्ष महोदय ने कि जो प्रतिष्ठा को गिरा। आपको बता दें अगली खबर इन्फ्लुएंजा से जुड़ी हुई है। हरियाणा में 10 केस इन्फ्लुएंजा के मिल चुके हैं। वहीं आपको बता दें हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि S2N2 के सभी चीजों से लड़ने के लिए फिलहाल सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। क्या कुछ उन्होंने आगे कहा, आपको सुनवा देते हैं। H3N2 जो वायरस है एक तरह का इन्फ्लुएंजा ही है ये। इसके अभी तक हरियाणा में 10 केस आ चुके हैं और जिसमें एक जो जींद का केस था, 56 साल का व्यक्ति था, उसको लंग्स कैंसर था। अब हम एग्जामिन करवा रहे हैं कि उसका काज ऑफ डेथ H3N2 था या कैंसर था। तो आई हैव टॉक टू वाइस चांसलर वो PGI रोहतक कि वो ये जांच करके बताएं कि जो काज ऑफ डेथ है वो H3N2 है या कैंसर है। इसके लिए एहतियात बरतने की ही ज़रूरत है, किसी प्रकार के पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। ये H1N1 की तरह ही है, बल्कि उससे भी माइल्ड है। सरकार के स्तर पर जो हमें तैयारियां समझ होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।